सबसे पहले जब हम एडवर्ब को देखेंगे तो पहली चीज़ कि एडवर्ब क्या होता है कि ये किसी भी सेंटेंस के अंदर जो हमारा वर्ब है, अगर कोई लफ्ज़ उस वर्ब के मीनिंग के अंदर कोई इजाफा कर रहा है, समथिंग दैट एड्स मीनिंग टू अ वर्ब, इट इज़ कॉल्ड एडवर्ब। लेकिन जुमले के अंदर समटाइम्स वी यूज़ एडजेक्टिव्स एज वेल। एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं ना। एडजेक्टिव्स किसको मॉडिफाई करते हैं? नाउन को या प्रोनाउन को। लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ड जो किसी एडजेक्टिव के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा हो, वो भी क्या कहलाता है? एडवर्ब। और अगर हम जुमले के अंदर कोई एक एडवर्ब यूज़ करें, लेकिन वो एडवर्ब ऑलरेडी या किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर, लेकिन अगर उस एडवर्ब के भी मीनिंग में कोई वर्ड कोई ऐड हो रहा है जो उसको मॉडिफाई कर रहा है, वो भी कहलाता है एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं कहूँ ही रन्स क्विकली। इस सेंटेंस के अंदर देखें एक्शन परफॉर्म करने वाला कौन है? ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है। एक्शन क्या इस सेंटेंस के अंदर परफॉर्म हो रहा है? ये हमारा वर्ब है। अब ये एक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है? क्विकली। अब ये देखें, ये एक्शन यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहा। समझ आ रही है ना? ये हमने पहले भी इस तरह की काफ़ी एग्जांपल्स की हैं। तो अब ये क्विकली वर्ड जो है वो बेसिकली इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक एडवर्ब है। अब देखिए, मैं कहूँ दीज आर स्वीट मैंगोज। अब ये जो मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इसके अंदर देखें ये जो हमारे पास मैंगोज जो वर्ड है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से क्या है? कोई नाम है ना? ये नाउन है। अब ये जो वर्ड स्वीट है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? नाउन को। तो जो नाउन को मॉडिफाई करता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। अब देखिए, मैं कहूँ दीज आर वेरी स्वीट मैंगो। अब यहाँ पे ये जो वर्ड हमने वेरी लिख दिया है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? इस स्वीट को। इसके बारे में बता रहा है कि कितने ज़्यादा। तो हम कहेंगे कि ये जो वर्ड किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, वो भी क्या होता है? वो हमारे पास एडवर्ब होता है। अब देखिएगा, मैं कहता हूं शी स्पोक क्लियरली। वो वाज़े अंदाज में उसने बात की, वो बोली। अब इसके अंदर ये तो हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारे पास वर्ब है, और ये लफ्ज़ जो है वो इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एडवर्ब है। अब मैं कहता हूं शी स्पोक क्वाइट क्लियरली, काफ़ी ज़्यादा। अब क्लियरली तो हमारे पास एडवर्ब है, लेकिन ये जो वर्ड जो किसी एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है, ये भी क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। तो पहला इसका यूजेज जुमले के अंदर एडवर्ब जो है वो 3 तरह के वर्ड्स को मॉडिफाई कर सकता है, तो आपने इसको जहन में रखना है। तो इसके बाद हमारे जहन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि क्या एडवर्ब सिर्फ एक एक वर्ड को ही मॉडिफाई करता है? ऐसा नहीं। समटाइम्स एडवर्ब जो है वो पूरे पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर रहा होता है। तो ये तो इसका पहला यूजेज आपने देख लिया कि ये किस तरह मॉडिफाई करता है। अब इसको कर दो इरेज, आगे चलें। दूसरा रूल जो बताने लगा हूं उसको आपने जहन में रखना है। इफ इट कम्स इन द बिगिनिंग, द होल सेंटेंस। अगर ये कोई एडवर्ब जुमले के बिल्कुल शुरू में आ जाए, तो उसका मतलब होता है कि फिर ये एडवर्ब इसके बाद में आने वाला जो पूरा सेंटेंस है, उस पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर रहा होगा। एग्जाम्पल जैसे देखिए, मैं कहूं प्रोबेबली ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। अब हमारे पास सेंटेंस क्या है? ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, वो सच बोल रहा है। लेकिन इससे पहले हमने एक वर्ड लगा दिया गालबन। गालबन वो सच बोल रहा है। तो अब ये जो वर्ड चूंकि अगर जुमले में पहले आ गया, अगर आप इसको देखें तो ये प्रोबेबली किसको मॉडिफाई कर रहा है?
ये इसकी जो फील है प्रॉबेबली ही स्पीकिंग। तो जो पूरा एक्शन, पूरा सेंटेंस, जो मीनिंग आगे बताया जा रहा है, पूरे उस मीनिंग के बारे में ही एक ट्रूथ या कोई डाउट, कोई ऐसी सेंसेशन, कोई ऐसी फीलिंग जो है वो हमारे जहन में क्रिएट कर रहा है। तो जब ये शुरू में आ जाए तो ये पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई करता है। इसी तरह सर्टेनली आई शैल टेल यू, यकीनी तौर पर मैं तुम्हें बताऊंगा। अब ये अगर जुमले के शुरू में आ गया तो इसका मतलब है कि ये इसके बाद वाला जो पूरा सेंटेंस है, ये लफ्ज़ इस पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर रहा है। एक और एग्जांपल लिख लें, एविडेंटली, हाँ, जैसे सर्टनली मतलब नहीं होता, वो एक ही बात है। एविडेंटली द फिगर्स आर करेक्ट। जो भी रिसर्च वगैरह के जरिए जो फिगर्स वगैरह आए हैं, जो डाटा आपके सामने आया है, एविडेंट, यकीनी तौर पर वो सारे फिगर्स, वो सारे डाटा, वो सब कुछ करेक्ट है। तो अगर ये जुमले के शुरू में आ जाएं तो ये पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर सकते हैं। ये तो इसका दूसरा रूल हो गया। अब एक और चीज़ कि समटाइम्स एडवर्ब जो है वो सिर्फ एक वर्ड को या एक पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई नहीं कर रहा होता, ये अपने से बाद में आने वाली या अपने से पहले आने वाली किसी फ्रेज को भी मॉडिफाई कर सकता है। तीसरा इसका यूजेज, फ्रेज का मीनिंग पता है ना? फ्रेज की क्या डेफिनेशन होती है? क्या? शाबाश। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। तो जुमले के अंदर कोई हमने ऐसी फ्रेजेज अगर लिखी हैं तो उस फ्रेज को भी मॉडिफाई कर सकता है। एक हमारा एडवर्ब एग्जांपल लिखें, She was sitting close beside me। अब देखें, ये हमने एक सेंटेंस लिखा है, She was sitting close beside me। गौर कीजिएगा, इस जुमले के अंदर अगर आपको पहले तो मैं कहूँ कि बताएं एडवर्ब कहाँ पर है, कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो इसमें या तो किसी वर्ब के, शाबाश, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। यहाँ पे देखें, अगर हम ये क्लोज हटा दें, शी वॉज सिटिंग बिसाइड मी, ये हमारे पास सेंटेंस है। अब मैं अगर यहाँ पे ये वर्ड लगा देता हूँ, शी वॉज सिटिंग क्लोज, वो बिल्कुल मेरे करीब बैठी थी, तो अब यहाँ पे ये जो क्लोज है इस एक्शन को मॉडिफाई कर। अब ये क्लोज जो है अपने से बाद में आने वाली जो ये एक फ्रेज है, ये फ्रेज क्यों है? क्योंकि अगर हमने सिर्फ ये ग्रुप ऑफ वर्ड लिखा हो, बिसाइड मी, मेरे साथ, तो इसकी एक सेंस तो है कि मेरे साथ, लेकिन इसकी कंप्लीट सेंस नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। समझ आ रहा है? अब मेरे साथ क्लोजली एक एक्शन हो रहा है, तो ये अपने से बाद में आने वाली एक फ्रेज के बारे में भी एक जो है वो हमें इंफॉर्मेशन दे सकती है। एक और सेंटेंस लिखें, He was dressed all in black। थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही। यहां पे एक्शन क्या हो रहा है? उसने जो लिबास पहना है। अब ये लिबास कैसा है? ब्लैक। अब ये वर्ड जो है इस लिबास को और ब्लैक को, ये जो हमारे पास बाद वाली फ्रेज है, इसके साथ भी जुड़ा हो कि मुकम्मल तौर पर कंप्लीट ब्लैक, सारा लिबास उसका। तो ये हमारे पास अपने से बाद में आने वाली कुछ फ्रेजेस जो होती हैं उनको भी ये मॉडिफाई कर सकता है। ये आपको समझाने का मकसद ये नहीं है कि आप कंफ्यूज हों, आपने सिर्फ ये देखना है कि ये हमारे पास एडवर्ब है। एडवर्ब करता क्या है? किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है। अब इस फंक्शन के अंदर ये मॉडिफाई इसे ही कर रहा है, लेकिन अपने से बाद में आने वाली जो फ्रेज है उसके साथ भी इसकी अटैचमेंट है। क्योंकि अगर हम इसे मिटा दें तो फिर भी ये अपना मीनिंग जो है वो कंप्लीट कन्वे
हमें सेंस बनेगी, लेकिन एक कंप्लीट सेंस जो है ही वॉज ड्रेस्ड ऑल। क्या जब हमने यहां पर लिखा इन ब्लू, तो अब हमें जो है वो समझ आ गया कि उसका सारा ही लिबास जो है वो ब्लू कलर का था। तो ये अपने से बाद में आने वाली जो फ्रेजेस हैं उनको भी मॉडिफाई करते हैं। तो एडवर्ब वर्ब को भी एक वर्ड को मॉडिफाई कर रहा होता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर रहा होता है, किसी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा होता है। अगर ये जुमले के पहले आ जाए तो ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा होता है, और सम टाइम्स ये अपने से बाद में आने वाली फ्रेज के साथ भी जुड़ा होता है, क्योंकि अगर उस फ्रेज को हटा दें तो फिर वो अपना मीनिंग जो है वो सेंटेंस के अंदर हमें कन्वे नहीं हो रहा होगा। तो ये 3 तरह के फंक्शन जो है ये डिफरेंट परफॉर्म कर सकता है। अब हम इसकी देखते हैं इसकी काइंड्स क्या हैं, कि एडवर्ब होंगे सारे एडवर्ब, लेकिन वो किस किस क्लास के अंदर जो है वो आ रहे हैं। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ टाइम, काइंड्स जी, और पहली है हमारे पास ऑफ टाइम। ऐसे एडवर्ब जो जुमले के अंदर किसी वक्त का इशारा करेंगे। एग्जाम्पल जैसे देखें, मैं कहूं ही केम यस्टरडे, फुल स्टॉप। अब इसके अंदर एक्शन परफॉर्म करने वाला कौन है? एक्शन क्या हो रहा है, और ये एक्शन कब हो रहा है? जो दिन गुजर गए। ये एक्शन यहां पे ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो ये यस्टरडे बेसिकली हमारे पास क्या है? एक एडवर्ब है। अब ये एक वक्त की तरफ इशारा करता है, जैसे 5 o'clock, 9 o'clock, मॉर्निंग, इवनिंग, कल, परसों, पिछला जो दिन, अभी या आने वाला, टुमारो, ये या ईयर, ये जितने भी हैं, अगर ये किसी टाइम की तरफ इशारा कर रहे हैं तो ये सारे हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। एक और एग्जांपल लिखें, ही वॉज बॉर्न इन 2020। अब इसके अंदर एडवर्ब कहां पर है? 2020, जो बेसिकली इस एक्शन के बारे में हमें बता रहा है कि ये एक्शन कब हुआ। ये एक्शन कब हुआ तो ये हमें बताते हैं व्हेन। ये जो टाइम से रिलेटेड है ये हमें आंसर बताते हैं कि ये एक्शन कब हुआ, व्हेन। तो ये पैदा होने का एक्शन इस जुमले में कब हो रहा है? 2020 में। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम है काइंड्स के लिए। एक और सेंटेंस लिखें, आई हैव मेट हिम बिफोर। आई हैव मेट हिम बिफोर, इसके अंदर एडवर्ब क्या है? क्योंकि मिलने का एक्शन कब हुआ? पहले। तो ये हमें बता रहा है कि ये एक एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम है काइंड्स के लिहाज से। एक और सेंटेंस लिखें, वी शैल बिगिन नाउ। वी शैल बिगिन नाउ, इसके अंदर नाउ जो है वो हमें अब सफर, अभी अपना सफर जो है वो शुरू कर देना चाहिए। एक और सेंटेंस लिखें, he frequently comes here। he frequently comes here, frequently के आगे पीछे कॉमा आएंगे। he frequently comes here। अब इसके अंदर 2 एडवर्ब हैं, हेयर भी एडवर्ब, क्योंकि वो एक्शन के बारे में बता रहा है ना, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है, ये आगे हम पढ़ेंगे। शाबाश, जो जगह के बारे में बताएगा वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एक और सेंटेंस लिखें, आई सेल्डमली SELDOMLY, सेल्डमली, कभी कभार। टेल अ लाई, हाँ, एक्शन कब हो रहा है? कभी कभार। तो ये बिफोर, आफ्टर, यस्टरडे, टुमारो, ईयर, नाउ, देन, ये सेल्डमली, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, कभी कभार, वो भी एक्शन के बारे में बताएगा कि ये एक्शन कब हो रहा है? कभी कभार। फ्रीक्वेंटली, अक्सर औकात, ये सारे हमारे पास एडवर्ब हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरे करते हैं जी, दूसरी है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ये मिलते जुलते हैं, लेकिन इनके अंदर एक स्लाइट डिफरेंस है। इसको अगर समटाइम्स कुछ किताबों के अंदर इकट्ठा ही लिखा हुआ है, कुछ किताबों ने इसको अलहदा लिखा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हाउ ऑफ्टन, अगर आप लिखना चाहें ये जवाब देते हैं कि कोई एक्शन कितनी दफा हो रहा है। टाइम का तो मतलब जैसे आज, कल, साल में। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कम, ज्यादा, एक दफा, दो दफा, 10 दफा। तो रोजाना, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, इसी तरह जो सम टाइम्स है, कभी कभार, ये भी फ्रीक्वेंसी के कितना ज्यादा, तो ये इसके अंदर भी फॉल कर जाता है। एग्जांपल लिखें एक, आई हैव मेट यू ट्वाइस, आई हैव मेट यू ट्वाइस इन माई लाइफ। शाबाश। अब फ्रीक्वेंसी ना कितनी दफा? 2 दफा। इसी तरह एक और सेंटेंस लिख लें, ही कम्स हेयर समटाइम्स। एक और सेंटेंस लिखें। जी जी। डिड यू कॉल मी अगेन? शाबाश। डिड यू कॉल मी अगेन, तो दोबारा, फ्रीक्वेंसी, एक दफ़ा, 2 दफ़ा, दोबारा, कभी कभार। तो ये सेल्डमली, फ्रीक्वेंटली जो है ये इसके अंदर फ्रीक्वेंसी के अंदर भी फॉल कर लेते हैं। तीसरी इसकी काइंड आ जाती है ऑफ प्लेस। ये हमें बताते हैं कि ये एक्शन जो है वो कहां पर हुआ, वेयर। जैसे अगर मैं कहूं स्टैंड हेयर, सेंटेंस है, स्टैंड हेयर, इसके अंदर एडवर्ब क्या है? स्टैंड हेयर। यहां खड़े हो। अब यहां एक्शन क्या हो रहा है? खड़े होने का। और ये हेयर क्या बता रहा है? इस एक्शन की प्लेस। बिल्कुल सही। तो ये हेयर हमारे पास जो है, जैसे हेयर, देयर, वेयर, ये सारे वर्ड जो हैं ये हमारे पास जो किसी प्लेस की तरफ इशारा करेंगे वो कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। एक और सेंटेंस लिख लें, आई फॉलोड यू एवरीवेयर। एवरीवेयर आ गया। इसी तरह ऊपर, नीचे, राइट, लेफ्ट, हेयर देयर। हाँ, आई फॉलोड यू एवरीवेयर। इसी तरह एक और, जैसे दे लुक्ड अप, उन्होंने ऊपर देखा। कहां पर ये एक्शन हुआ है? ऊपर। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक एडवर्ब है जो इसके बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये एडवर्ब ऑफ। इसी तरह डाउन आ जाए, राइट आ जाए, लेफ्ट आ जाए, ये ब्रैकेट में लिख लें ताकि आपके जहन में भी रहे। इसी तरह आपके साथ ही आगे ब्रैकेट में डाउन, राइट, लेफ्ट, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सारे एरियाज है ना, प्लेस, सिमत की तरफ इशारा कर रहे होंगे। इसी तरह अगर एक सेंटेंस लिखें, कम इन, कम इन, बिल्कुल, कम इन। अब इसके अंदर इन क्या है? अंदर आ जाओ, एक्शन का वर्णन अंदर, ये क्या है? प्लेस। इसी तरह कम आउट या गो आउट, तो ये भी हमारे पास जो है वो एक एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। जी बिल्कुल सही। नेक्स्ट होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, जो हमें बताता है हाउ, इन व्हाट मैनर, कि कोई एक्शन जो है वो कैसे हो रहा है। जैसे हमने एक एग्जांपल भी लिखा था, ही रन्स क्विकली, शी स्पोक क्लियरली।
अब इसके अंदर ये क्विकली बता रहा है कि ये एक्शन कैसे हुआ है, तेजी से, तो इसी तरह स्लोली। ये जो हमें बताते हैं कि एक एक्शन कैसे होता है, इसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एक और सेंटेंस लिखें, द चाइल्ड स्लेप्ट, स्लीप की पास्ट फॉर्म, आगे इसके साथ कोई एडवर्ब लगाएं, द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, साउंडली आ गया। एक्शन कैसे हुआ है, बड़े गहरी नहीं है, क्वाइटली जैसे आ जाए, ठीक है। एक और सेंटेंस लिखें, यू प्लेड ब्यूटिफुली टुडे। इसके अंदर पहले तो देखें कि एडवर्ब कौन कौन से हैं। शाबाश, ब्यूटीफुली भी और टुडे भी। तो ब्यूटीफुली हमें बताता है कि ये एक्शन हाउ, कैसे हुआ ब्यूटीफुली, ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। टुडे क्या हमें बताता है कि कब हुआ, टुडे, तो ये क्या हो गया, टाइम। तो टुडे हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम बन जाता है और ब्यूटीफुली हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है। एक और सेंटेंस लिखें, वी fought hard। इसके अंदर एक्शन कैसे लड़ा गया, हार्ड। तो ये हमारे पास जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है। नेक्स्ट इसकी टाइप है जिसे हम कहते हैं ऑफ क्वांटिटी या डिग्री। पांचवें नंबर पर ऑफ क्वांटिटी या फिर डिग्री। ये बताते हैं हाउ मच, या फिर इन व्हाट डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, हाउ मच के कोई एक्शन कितना ज्यादा हुआ। एग्जाम्पल, यू टॉक टू मच। बेटा इसके अंदर टू मच दोनों एडवर्ब हैं, लेकिन पहले तो हम बताएंगे कि इसके अंदर जो TOO है, बहुत ज्यादा, TOO, यू टॉक टू मच, बहुत ज्यादा। अब यहां पे एक्शन क्या हो रहा है, बोल। तो ये हाउ मच कितना ज्यादा, टू। अब मच जो है ये इटसेल्फ हमारे पास एक और एडवर्ब है। ये कौन सा एडवर्ब है, यही है। डिग्री बता रहा है ना कि कितना ज्यादा कम, तो ये भी क्वांटिटी, दोनों, टू भी हमारे पास एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है और मच भी हमारे पास एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। एक और एग्जांपल लिखें जी। ये जो सो मच है ये मोस्टली पॉजिटिव सेंस के अंदर इस्तेमाल होता है। टू मच जो है ये बहुत कम होता है कि आप सिंगल टू जो है वो इस्तेमाल करें, जैसे TOO, ये मोस्टली नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। तो जो टू मच जो अगर आप लिखेंगे भी तो ये नेगेटिव जुमले की सेंस परवेल कर रहा होता है, और सो मच जो है ये पॉजिटिव सेंस परवेल कर रहा होता है। एक और सेंटेंस लिखें, ही इज टू केयरलेस। तो यहां पे अगेन टू जो है वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी बन जाता है। एक और सेंटेंस लिखें, पहले केयरलेस यहां पे किसको मॉडिफाई कर रहा है, शाबाश। केयरलेस क्या है, सब्जेक्ट है ना, वे क्या है, प्रोनाउन है। तो जो किसी नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करे वो क्या कहलाता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। इज इट एनी बेटर, इज इट एनी बेटर, इज इट एनी बेटर। अब कुछ हालात बेहतर हैं,
तो कौन सी चीज है जो क्वांटिटी की तरफ इशारा कर रही है? एनी। बेटर तो अगेन सब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहा होगा, तो ये तो एडजेक्टिव हो जाएगा हमारा। चलें एक और सेंटेंस लिखें। फूड इज ऑलमोस्ट रेडी। फूड इज ऑलमोस्ट रेडी। गालिबन टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक? ऑलमोस्ट, काफी हद तक। तो यहां पे ऑलमोस्ट जो है वो हमारे पास एडवर्ब बन जाता है। एक और सेंटेंस लिखें। वी हैव डन इनफ। ऑलमोस्ट आएगा ना, जो उसकी डिग्री की तरफ, क्वांटिटी की तरफ। वी हैव डन इनफ, हमने काफी कर लिया। क्वांटिटी, इनफ, यहां पे हमारे पास इनफ जो है ये एडवर्ब है। तो इस तरह एडवर्ब को जहन में रखना आसान है अगर आपको काइंड्स का पता हो। एक लास्ट सेंटेंस लिख लें। शी सिंग्स pretty well. She sings pretty well. बहुत अच्छा। To what extent? बहुत। well तो नहीं, pretty, जो यहाँ पे जैसे ये very की जगह पर हमने इस्तेमाल किया है, तो pretty जो है यहाँ पर हमारे पास adverb of quantity या adverb of degree बन जाता है। एक और नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है ऑफ रीजन। ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन, ऐसा एडवर्ब जो कोई ना कोई रीजन की तरफ, कॉन्सिक्वेंस की तरफ, कॉज की तरफ इशारा कर रहा होगा। एग्जाम्पल, आई देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, लिहाजा इसलिए मैंने स्कूल छोड़ दिया। तो कौन सी ऐसी जो किसी कॉज की तरफ, देयरफॉर, इसलिए जो किसी रीजन की तरफ, कोई ना कोई रीजन होगी ना जिसकी तरफ ये इशारा कर रहा है। एक और एग्जांपल लिखें। ही इज हेंस, HENC, ही इज हेंस अनएबल टू मूव, लिहाजा इस वजह से वो अब हरकत नहीं कर सकता, चाल फिर नहीं सकता। तो यहां पे कौन सी चीज है जो हेंस, जो किसी ना किसी रीजन, कॉज की तरफ इशारा कर रही होगी। अब हमारे पास आगे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया, और मैं ये लास्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट हमारी टाइप है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। कितनी होगी? 6 हो गई। कि हमने 3 सेंटेंस लिखे हैं। अब हमने इसमें से फाइंड आउट करना है, और ये याद रखें कि देखिए तीनों क्वेश्चन स्टेटमेंट है, हम पढ़े इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब इसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि ये वाला इंट्रोगेटिव जो वर्ड है ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। हम कैसे इनके अंदर डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास जो इंट्रोगेटिव वर्ड है, ये कोई प्रोनाउन है, ये कोई एडजेक्टिव है, ये कोई एडवर्ब है। इसको फाइंड आउट करना हमारे लिए बड़ा आसान है। जैसे यहाँ पे 1-2 बच्चों ने बता भी दिया कि ये हमारे पास है एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्यों है? ये इसलिए क्योंकि एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। तो अगर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड इसके फौरन बाद एक नाउन आ जाए,
जैसे यहाँ पर इसके फौरन बाद क्या है, नाउन है। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं इनके दो तरह के स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर सामने नज़र आ रहे हैं। एक है कि इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस कोई नाउन, दूसरा स्ट्रक्चर देखें हमें नज़र आ रहा है इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है वो फाइंड आउट करना तो बेटा बहुत इजी है, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि उसके फौरन बाद नाउन आएगा। लेकिन जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन क्या होता है, जो किसी नाउन की को रिप्लेस करता है, और इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इनको कैसे हम इनके अंदर डिस्टिंक्शन कर सकते हैं? दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, इनमें एक प्रोनाउन है और एक एडवर्ब है। वो हमें कैसे पता चलेगा कि अगर तो जो सवाल है उसका आंसर हमारे पास कोई नाउन बन जाता है। आई थिंक मैंने ये आपको बताया भी था। तो अगर उसका आंसर कोई हमारे पास नाउन बनता है तो वो बन जाता है, जैसे मैं कहूँ व्हाट इज़ योर नेम, तो इसका जो भी नाम है वो हमारे पास नाउन है, एक जैसे नाम। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास सेंटेंस है ये हमारे पास एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब ये देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है सिर्फ प्लेस के हवाले से, बाकी सारा आसान है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? तो जब हम इसका आंसर करते हैं तो हम कहते हैं कि आई लिव इन लाहौर। अब यहां पर ये जो लाहौर है ये बेसिकली हमारे पास एक ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों ऑब्जेक्ट नहीं है? क्योंकि ये पहले जब हमने वर्ब वगैरह किए उसके अंदर आपको कॉम्प्लीमेंट का भी मैंने बताया था कि ऐसे वर्ब जिनके फौरन बाद, जब हमने एक्टिव पैसिव भी किया था आपको 7 स्ट्रक्चर भी बताए थे, अगर वर्ब के फौरन बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है और एक ऐसा वर्ब जो ट्रांसफर नहीं हो रहा, जैसे रहने का एक्शन जो है ये आप यहां पे ट्रांसफर नहीं कर रहे, ये एक्शन जो है वो यहां पर आगे लाहौर इस एक्शन को बियर नहीं कर रहा, इसको रिसीव नहीं कर रहा, ये एक इंडिपेंडेंट एक्शन है। तो फिर ये क्या है हमारे पास? इसे हम कहते हैं कि हमारे पास एक ये कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब है कि यहां पर ये जो लाहौर है ये हमारे पास जो है ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये अगर खाली लिखा हो इन लाहौर, लाहौर में, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक कंप्लीट सेंस कन्वे नहीं करते। इस फ्रेज के अंदर इन लाहौर जो है वो किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, किसके बारे में एक एक्स्ट्रा मीनिंग दे रहे हैं, किसकी सेंस कन्वे कर रहे हैं? रहने की ना। तो ये फिर इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक है फ्रेज, लेकिन एक ऐसी फ्रेज जो बेसिकली किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके बारे में एक मजीद हमें इंफॉर्मेशन दे रही, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक एडवर्ब फ्रेज है। तो यहां पे इसका जो आंसर निकलता है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट या कोई नाउन, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होगा वो तो कोई नाउन प्रोनाउन ही होगा ना, जैसे सब्जेक्ट होता है इसी तरह ऑब्जेक्ट। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये हमारे पास एक एडवर्ब है। तो वो लफ्ज जो किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करता है वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। तो ये फिर इसका मतलब है कि वेयर जो है ये क्या है? ये हमारे पास एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। एक और सेंटेंस लिखें जरा, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। When did you come? When did you come? सवालिया निशान। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर when जो है ये क्या है, तो इसका आंसर ढूंढे। इसका आंसर क्या होगा? अगर आपसे पूछा जाए तुम कब आए, तो आप क्या कहेंगे? जस्ट, अभी आया। तो ये जस्ट बेसिकली क्या है? जो कोई टाइम के हवाले से इशारा कर रहा हो कि इस टाइम पे ये एक्शन हुआ है, वो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसका मतलब है कि ये व्हेन जो है हमारे पास बेसिकली एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब है जो किसी टाइम को मॉडिफाई कर रहा है। अगर आप 9 o'clock भी कह दें तो वो 9 o'clock भी एक्शन के टाइम के बारे में बता रहा है। अगर आप टुमारो कह दें, यस्टरडे कह दें, टुडे कह दें, वो भी किसी टाइम की तरफ इशारा कर रहा है। सर जैसे आपने 3 ऊपर जुमले लिखवाया, चौथा खुद आपने लिखवाया कि पहले में अगर देखा जाए विच बुक इज दिस, अब दिस इसमें क्या चीज़ आ रही है तो हमें पता चल रहा है, और दूसरे एक जुमले में नेम आ रहा है, तीसरे में लिव आ रहा है। लिव वहाँ पे भी तो वर्ब के तौर पे आ रहा है,
तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर वर्ब आ जाए, जैसे कि व्हेन डिड यू कम, अब कम में भी तो वर्ब ही है ना काम, जी, तो ये जुमला भी पहचान बन सकती है कि इससे हम पहचान कर सकें। बिल्कुल। इंट्रोगेटिव एडवर्ब कैसे पहचान करेंगे बेटा? इस तरह के आपने एक सेंटेंस लिखा, आपने इसका आंसर ढूंढना है कि इसका अगर आंसर जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा नहीं कर रहा। अभी हमने इसीलिए मैंने आपको काइंड्स लिखवाई ना कि कोई प्लेस की तरफ इशारा कर रहा है, कोई टाइम की तरफ इशारा कर रहा है, कोई मैनर की तरफ इशारा कर रहा है, कोई डिग्री क्वांटिटी की तरफ इशारा कर रहा है। तो अगर तो उसके आंसर्स उस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं तो फिर वो हमारे पास प्रोनाउन नहीं रहता, फिर वो हमारे पास बन जाता है एक एडवर्ब। जैसे अभी आपने यही सवाल लिखा है तो इसका आंसर क्या हो सकता है? आई केम यस्टरडे। अब यहाँ पे जब आपने ये जवाब दिया कि ये एक्शन परफॉर्म आपने कब किया? यस्टरडे। अब यस्टरडे क्या होता है? एक एडवर्ब होता है। तो हमें पता चल गया कि ये व्हेन जो है वो बेसिकली फिर इसका मतलब है कि एक एडवर्ब है। अगर आप कहें कि आई केम नाउ, मैं अभी आया, तो इसका मतलब है कि नाउ क्या होता है? हमारे पास एडवर्ब है, तो ये भी एडवर्ब बन जाएगा। चल एक और सेंटेंस लिखें। Why are you late? Why are you late? सवाल निशान। अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर why क्या है, तो ये why किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है? लेट की तरफ ना, जैसे कि तुम लेट, तुम्हारा ये जो लेट होने का एक्शन है ये क्यों हुआ? अभी हमने पढ़ा एडवर्ब ऑफ रीजन, जो किसी रीजन की तरफ इशारा कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि वाई यहां पर एक हमारे पास एडवर्ब है, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ रीजन। एक और सेंटेंस लिखें। हाउ आर यू? तुम कैसे हो? अब यहां पे इसका आंसर क्या निकलेगा? फाइन, वेल, अनवेल, टायर्ड। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो किसी न किसी मैनर, हाउ के कोई एक्शन कैसे, तो किसी मैनर की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये हमारे पास एक इंट्रोगेटिव जो हमारे पास एडवर्ब बन जाता है। इसी तरह हाउ डिड यू कम या हाउ डिड यू गेट इन, चले ये लिख लें, हाउ डिड यू गेट इन, तुम अंदर कैसे दाखिल हुए? तो ये हाउ मैनर की तरफ इशारा कर रहा है, इजीली, मुश्किल से। जैसे भी आप एक और सेंटेंस लिखें। हाउ मेनी बॉयज आर इन द क्लास? हाउ मेनी बॉयज आर इन द क्लास? क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? आप क्या बताएंगे? 20, 30। तो ये क्या? जो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, अभी हमने पढ़ा ना, जो नंबर की तरफ इशारा कर रहे हो, तो ये हमारे पास इसका मतलब है हाउ भी यहां पर एक एडवर्ब है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। चलें, इसके कुछ और यूजेज हैं, वो आपको जब मैं सेंड करूंगा तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद इसके सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं जो अभी मैंने आपको कुछ गाइड भी कर दिया। फॉर्म्स ऑफ एडवर्ब के जुमले के अंदर एडवर्ब जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। क्या सारे एडवर्ब, जैसे हम पढ़ते हैं कि आपने किताबों में पढ़ा होगा कि मोस्टली एडवर्ब जो हैं वो किसी एडजेक्टिव के साथ आप ly लगा दें तो वो हमारे पास एडवर्ब बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं, सारे एडवर्ब्स ऐसे नहीं बनते। ये आप फॉर्म ऑफ एडवर्ब में पढ़ेंगे कि समटाइम्स एक ही स्पेसिफिक वर्ड जो है वही वर्ड जुमले के अंदर एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल किया जा सकता है और वही वर्ड जुमले के अंदर जो है एज एन एडवर्ब भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक एग्जांपल इसकी करवा देता हूं, बाकी इसको आप देख लीजिएगा। इसको हम नाम देंगे फॉर्म्स ऑफ एडवर्ब। ऐसे लाइन बना लें, 3-4 लाइनों जितनी, एक तरफ एडजेक्टिव लिख लें और एक तरफ एडवर्ब लिख लें, तो हमें पता चल जाएगा कि इस साइड वाले हमारे एडजेक्टिव्स हैं और इस साइड वाले हमारे जो है वो एडवर्ब हैं। पहला सेंटेंस लिखें, ही स्पोक इन ए लाउड वॉइस। He spoke in a loud voice। अब यहां पे देखें हमने क्या एडजेक्टिव यूज किया है। शाबाश,
क्योंकि लाउड क्यों है एडजेक्टिव? क्योंकि इसके बाद एक नाउन है और इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अब देखिए मैं कहूं डू नॉट टॉक लाउड, डू नॉट टॉक लाउड। अब यहां पे ये हमने अगेन सेम वर्ड यूज कर दिया लाउड, लेकिन इस तरफ ये एडजेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है एडजेक्टिव? बताएं। क्योंकि ये लाउड यहां पे किसको मॉडिफाई कर रहा है? टॉक को। टॉक क्या है? वर्ब है, तो लिहाजा हमारे पास ये एक एडवर्ब बन जाता है। ही इज ए फास्ट बॉलर, ही इज ए फास्ट बॉलर। अब यहां पे हमने क्या एडजेक्टिव यूज किया है? फास्ट। अब मैं कहता हूं ही रन्स फास्ट। अब यहां पे देखें सेम वर्ड है, लेकिन इस जुमले के अंदर ये एक एडजेक्टिव है, इस जुमले के अंदर ये एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि यहां पर ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ये हमारे पास बन जाता है एडवर्ब। बस एक एग्जांपल, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। ही लिव्स in the next house, he is in the next house. दूसरी तरफ when I next meet him I shall tell the truth. when I next meet him, जब अगली दफा मेरी उससे मुलाकात होगी मैं उसे सच बता दूंगा। अब यहां पे हमने अगेन नेक्स्ट वर्ड यूज किया। पीछे नेक्स्ट जो है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? हाउस को। ये क्या है? एक नाउन है, तो ये हमारे पास एक एडजेक्टिव। अब यहां पे ये नेक्स्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है? वह शाबाश। अगली दफा जब मुलाकात होगी तो ये हमारे पास वर्ब है, तो ये नेक्स्ट हमारे पास इस जुमले में एडवर्ब बन जाता है। तो किस तरह सेम एडजेक्टिव जो हैं वो या सेम वर्ड्स जुमले के अंदर एडजेक्टिव के तौर पे भी फंक्शन कर सकते हैं और वही वर्ड्स जुमले के अंदर एडवर्ब भी बन सकते हैं। लेकिन आपको निशानी बड़ी वाज़े, आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर वो नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं तो एडजेक्टिव, अगर वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं तो वो हमारे पास एक एडवर्ब है। अच्छा जी, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। समटाइम्स ऐसा होता है, अब एडवर्ब क्या करता है? किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, आसान लफ्ज़ों में। एडजेक्टिव क्या करता है? किसी नाउन को मॉडिफाई। लेकिन समटाइम्स एडवर्ब जो हैं दे कैन फंक्शन एज ए नाउन इन अ सेंटेंस। एडवर्ब जो है वो जुमले के अंदर इट कैन बी पुट एज ए नाउन। तो यहां पे अगर आप इसकी हेडिंग देना चाहें तो आप दे सकते हैं एडवर्ब्स एज नाउन। नॉर्मली दे आर एडवर्ब्स। जैसे यहां पे देखिए हमने एडजेक्टिव्स लिखे ना, लेकिन वही एडजेक्टिव दूसरी तरफ वो एडजेक्टिव नहीं रहते, वो बन जाते हैं एडवर्ब। इसी तरह यही कुछ एडवर्ब्स वो जुमले में फिर एडवर्ब नहीं रहते, वो जुमले के अंदर बन जाते हैं नाउन। एडवर्ब्स एज नाउन। ये किस तरह फंक्शन जो है वो अपना परफॉर्म कर सकते हैं? नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का नाम। एग्जाम्पल लिखें, ही लिव्स far from here. इस जुमले के अंदर एक और एडवर्ब भी यूज हुआ होगा। शाबाश। he lives far, यहां पे फार किसको मॉडिफाई कर रहा है? इसी को ना, रहने को, जो हमारा। तो ये कौन काइंड के लिहाज से ये कौन सा है? मैनर कैसे? हाउ? ये किस चीज की? शाब
क्वांटिटी कैसे, क्वांटिटी कैसे, ये क्वांटिटी की तरफ कैसे इशारा कर रहा है? दूर, नजदीक, मतलब ये किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं? लेकिन यहां पे एक और जो हमें लगता है कि एडवर्ब है, हेयर, देयर, नाउ, देन पढ़ा ना हमने, लेकिन यहां पे ये हेयर जो है वो जुमले के अंदर एडवर्ब का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। जब हम कहते हैं ही लिव्स फार फ्रॉम हेयर, वो यहां से दूर रहता है। यहां ये हेयर का मतलब क्या है? दिस प्लेस, जहां पर हम इशारा कर रहे हैं, तो ये इस जगह की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये हमारे पास बेसिकली जुमले के अंदर एक नाउन है। सर फार भी तो उस जगह का तरफ इशारा, लेकिन वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये इस वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर रहा, ये जुड़ा हुआ किसी हमारी प्रेपोजिशन के साथ। एक और सेंटेंस लिखें, ही कम्स फ्रॉम देयर, एक और एग्जाम्पल, आई हैव हर्ड दैट नाउ, आई हैव हर्ड दैट बिफोर नाउ। ये आपके सामने दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, आई हैव हर्ड दैट नाउ, आई हैव हर्ड दैट बिफोर नाउ। तो अगर आपने इसको आसान लफ्ज़ों में समझना है कि हम किसी एडवर्ब को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये एक नाउन है या नहीं, तो ये मोस्टली किसी न किसी प्रेपोजिशन के साथ जुड़े होते हैं। तो इसका मतलब है कि इससे पहले एक प्रेपोजिशन आ रही होगी। तो ये जो दो सेंटेंसेस हैं जिसके अंदर हमने यहाँ पर नाउ यूज़ किया है, यहाँ पर कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि इसमें नाउ हमारे पास एडवर्ब है कि नाउन है? जो पहला सेंटेंस है आई हैव हर्ड दैट, मैं वो बात अब जो है वो मैंने सुन ली। अब ये जो है वो बेसिकली यहां पर नाउ जो है वो बता रहा है कि ये एक्शन जो है वो आपने सुनने का कब किया है, नाउ। जो दूसरा जुमला है आई हैव हर्ड दैट बिफोर नाउ, मैं इस वक्त से पहले, मैं पहले, इस टाइम से पहले, तो टाइम तो बेसिकली नाउन, तो इसके साथ ये प्रेपोजिशन भी जुड़ गई। तो जब प्रेपोजिशन जुड़ जाए तो फिर वो हमारे पास एडवर्ब नहीं रहता, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जो है वो कोई ना कोई नाउन ही आता है। ये भी हमने आगे पढ़ना है, शायद समटाइम मैंने आपको बताया भी होगा। तो ये हमारे पास जो है दूसरे जुमले में जो नाउ वर्ड है वो एक नाउन है, ये एडवर्ब नहीं है। अगर इससे पहले प्रेपोजिशन नहीं होगी तो वो एडवर्ब होगा, अगर प्रेपोजिशन होगी तो फिर वो हमारे पास, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन प्रोनाउन ही आ सकता है और जो है वो उसके बाद कोई चीज़ें नहीं आते। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, समटाइम्स प्रेपोजिशन के बाद भी एडवर्बियल फ्रेज आ जाती हैं, लेकिन वो जब हम प्रेपोजिशन पढ़े होंगे उसके अंदर आपको करवाऊंगा। एक और एग्जांपल लिखें, since when have you taken to smoking? Since when have you taken to smoking? पहले आपने परेशान नहीं होना, पहले ये देखना कि कौन सा इस जुमले के अंदर ऐसा